Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार साथियों, मैं लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के अंतर्गत इसके 5वें पार्ट में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो पिछले वीडियो में डॉक्टर कुमार संजीव जी की बुक के बारे में मैंने आपको बताया था और धर्मेंद्र भारती जी की बुक के बारे में बताया था, निश्चित तौर पर आप उन बुक को मंगाएं और उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा। और जो साथी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं एंटी यूजीसी नेट की, वो फर्स्ट पेपर के लिए यूथ का जो सोल्ड पेपर्स आया 2001 से 22 का, जिसमें 54 सोल्ड पेपर्स दिए हैं डिस्क्रिप्टिव, वो ले सकते हैं। कुछ साथियों ने कहा था फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। आपको उसमें कुल मिलाकर 54 जो सेट्स हैं, सोल्ड पेपर्स हैं, वो आपको मिलेंगे और आप उनसे जो है पढ़कर काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। दोस्तों, अध्यापक शिक्षा की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 40 क्वेश्चंस पर। दोस्तों, 40 क्वेश्चंस में प्रयास मैंने यही किया है कि सारे क्वेश्चंस आपको स्तरीय मिलें, अच्छे मिलें। एक दो मित्र हैं पिछले वीडियो में कमेंट्स किए हैं एक वीडियो में कि क्या आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये प्रश्न स्तरीय हैं। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, क्या स्तरीय है क्या नहीं, जो भी सारे प्रश्न ये लिए जा रहे हैं ये ऑथेंटिक बुकों से ही लिए जा रहे हैं और ये डिसाइड आपको करना है कि स्तरीय हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्तरीय नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उनको ना देखें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इनमें से अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो आपको नए मिल रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं और उनको जो है अपने जो नोट्स बनाए हैं आप उसमें जोड़ सकते हैं। रहा सवाल एक दो क्वेश्चन के गलत होने का, देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए जाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर को ठीक कर देता हूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही है लेकिन फिर भी उन पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। ऐसा अक्सर दोस्तों होता है। कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है उसका आंसर गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए। लेकिन मेरे स्तर से जिन जिन प्रश्नों के उत्तर गलत थे वो मैंने उनको सही किया है और आगे भी मैं कर दूंगा। और मैं प्रयास यही करूंगा कि आगे से ऐसा हो ही ना कि किसी प्रश्न का आपको जो है उत्तर गलत मिले। इस पैंडेमिक के दौर में आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपनी तैयारी करते रहें और हाँ, तैयारी ना छोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जितनी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसको आप जो है कंटिन्यूस करते रहें। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो हमारे और साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी एंटी नेट की और सहायक प्रोफेसर बीएड और शिक्षा शास्त्र की, वो कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, औसत रूप से 20 मिनट तक किए गए कक्षा व्यवहार निरीक्षण मैट्रिक्स में प्रायः कितनी संख्यक आवृत्तियां होती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे हैं, पहला ऑप्शन है 400, सेकंड ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है
200 और डी ऑप्शन है 100। तो दोस्तों औसत रूप से 20 मिनट तक किए गए कक्षा व्यवहार निरीक्षण मैट्रिक्स में प्रायः जो आवृत्तियों की संख्या होती है वो होती है 400। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतःक्रिया निरीक्षण प्रणाली मैट्रिक्स में प्रायः कितने प्रकार के कक्षा व्यवहार सम्मिलित हो जाते हैं? ऑप्शन ए है समस्त, ऑप्शन बी है कुछ ही, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है दोस्तों ये। तो जो सही उत्तर है वह है 20 जो अंतःक्रिया निरीक्षण प्रणाली मैट्रिक्स में जो है जो कक्षा व्यवहार सम्मिलित हो जाते हैं उनकी संख्या जो है 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा कमेटी कब गठित की गई? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे हैं 2012, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2016। तो दोस्तों अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा कमेटी का जो गठन किया गया है वो अगस्त 2012 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो दोस्तों जो सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है वह स्थित है आपका भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएड पाठ्यक्रम में न्यूनतम 16 सप्ताह का इंटर्नशिप की वकालत किस कमेटी ने की? ऑप्शन ए पूनम बत्रा कमेटी, ऑप्शन बी सिद्दीकी कमेटी, ऑप्शन सी जस्टिस JS वर्मा कमेटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो बीएड पाठ्यक्रम में न्यूनतम 16 सप्ताह का इंटर्नशिप की जो वकालत की थी वो की थी पूनम बत्रा कमेटी ने। जो पूनम बत्रा कमेटी थी उसने ही जो है बीएड पाठ्यक्रम में कम से कम न्यूनतम जो है 16 सप्ताह का इंटर्नशिप प्रोग्राम होना चाहिए इसकी वकालत की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुसेट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 22 अप्रैल 2004, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी है 20 सितंबर 2004 और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 2005। तो दोस्तों जो सही इसका उत्तर है वह है 20 सितंबर 2004। ऑप्शन सी 20 सितंबर 2004 को जो है एजुसेट नामक जो उपग्रह था उसका प्रक्षेपण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का गठन किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या 2005 है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या 2005 का गठन NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है शिव नारायण, ऑप्शन बी है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी है प्रोफेसर राम नारायण और ऑप्शन डी है प्रोफेसर शिवपाल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस दस्तावेज में सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा का व्यवस्थित प्रयास किए जाने की वकालत की गई थी? मतलब किस दस्तावेज में सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा का व्यवस्थित प्रयास किए जाने की वकालत की गई? ऑप्शन ए है बुड का घोषणा पत्र, इसको बुड डिस्पैच भी हम बोलते हैं, ऑप्शन बी है हरटॉग समिति है दोस्तों, ऑप्शन सी है मैकॉले का घोषणा पत्र और
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच ही वो पहला दस्तावेज था जिसके अंदर अध्यापक शिक्षा का व्यवस्थित जो प्रयास किए जाने की वकालत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न प्राथमिक अवस्था है, वर्ग 5 से लेकर 7 तक, ये 7 है दोस्तों। ऑप्शन बी है 1 से लेकर 4 तक, ऑप्शन सी है कक्षा 8 से 10 और ऑप्शन डी है वर्ग 10 से 12। तो दोस्तों जो निम्न प्राथमिक अवस्था की बात करें तो उसमें ऑप्शन बी हमारा सही है, वर्ग 1 से 4 तक जो है इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य में एक एक अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाने की वकालत किस कमेटी ने की थी? ऑप्शन ए है जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी है जस्टिस टी.एस.आर. सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन सी है पूनम बत्रा कमेटी और ऑप्शन डी है एन.के. जागिरा कमेटी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन बी, जस्टिस टी.एस.आर. सुब्रमण्यम कमेटी थी जिसने जो है प्रत्येक राज्य में एक एक अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय खोलने की वकालत की। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किन शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा की गई, या किस शिक्षा मंत्री भी कर सकते हैं यहाँ पर, किस शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा की गई, या आप इसको इस रूप में पढ़ सकते हैं कि एनसीईआरटी की स्थापना जब की गई थी 1961 में, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। आप इस रूप में भी इस प्रश्न को ले सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारा के.एल. शर्मा, ऑप्शन बी है के.एल. गर्ग, ऑप्शन सी है के.एल. श्रीमाली और ऑप्शन डी है के.एल. रत्नाकर। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है के.एल. श्रीमाली। उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे जब एनसीईआरटी की 1961 में स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की स्टेज नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्व सक्रिय अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज, ऑप्शन बी है अधीन सक्रिय अवस्था, अंडर एक्टिव स्टेज, ऑप्शन सी है अंत सक्रिय अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज और ऑप्शन डी है सक्रियोत्तर अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो जो सही उत्तर है जो इसमें स्टेज नहीं है शिक्षण की वो है ऑप्शन बी, अंडर एक्टिव स्टेज या अधीन सक्रिय अवस्था जो है शिक्षण की कोई स्टेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एनसीटीई रेगुलेशन 2014 भारत में किस तिथि से लागू है? तो दोस्तों जो एनसीटी रेगुलेशन 2014 है वो भारत में जो है 1 दिसंबर 2014 से जो है वो लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास किसने किया? ऑप्शन ए एनसीटीई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी नेक और ऑप्शन डी है एससीईआरटी। देखिए दोस्तों जो स्कूली शिक्षा कहें या स्कूली शिक्षकों के लिए है, स्कूली शिक्षकों के लिए पेशेवर आचार संहिता का जो विकास किया है वो एनसीईआरटी ने किया है। दोस्तों एक बात में ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने, ये कह सकते हैं जो शिक्षकों के लिए जो पेशेवर आचार संहिता का जो विकास किया था वो द ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने एनसीईआरटी के सहयोग से 1997 में इसको तैयार किया था। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी ने अकेले नहीं किया था, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शंस ये आते हैं तो आप एनसीईआरटी ही करेंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षकों के लिए, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, स्कूली शिक्षकों के लिए पेशेवर आचार संहिता का जो विकास किया था वो एनसीईआरटी ने किया था। किसके साथ मिलकर, या ये कहें द ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जो थी उसने एनसीईआरटी के सहयोग से जो है स्कूली शिक्षकों के लिए पेशेवर आचार संहिता का विकास किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस की सिफारिश के आधार पर 2015-16 के एकेडमिक सत्र से
देश में बीएड पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, 2 वर्ष की अवधि कर दी गई। ऑप्शन ए है हमारा कोठारी आयोग 1964-66। ऑप्शन बी है जस्टिस वर्मा आयोग 2012। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों जो आयोग था जिसके अनुशंसा पर जो है या सिफारिश पर कहें कि बीएड का जो पाठ्यक्रम था उसकी अवधि को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया 15-16 के सत्र थे, वह था जस्टिस वर्मा आयोग 2012। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, एनसीटीई के पूर्वी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है हमारा भुवनेश्वर। एनसीटीई का जो पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है वो है हमारा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रोजेक्ट विधि किसने दी? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी हार्वर्ड, ऑप्शन सी जॉन डेवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, जो सही उत्तर है वो है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? ऑप्शन हमारा ए है नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी है कृषि शिक्षा और ऑप्शन डी है प्राविधिक शिक्षा। तो दोस्तों अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो व्यावसायिक शिक्षा है वो ज़्यादा लाभप्रद है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि नैतिक शिक्षा, कृषि शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा जो है ज़्यादा मतलब लाभप्रद नहीं है, लेकिन हाँ व्यावसायिक शिक्षा जो है वर्तमान समय में जो है अधिक लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? क्वेश्चन द्वारा देखें, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए है क्रो तथा क्रो का, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड का, ऑप्शन सी है थॉमसन का और ऑप्शन डी है फ्रोवेल का। तो दोस्तों जो सही इसका उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ये थॉमसन का कथन है। थॉमसन ने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 सीटों के बीएड कॉलेज 100 सीटों के बीएड कॉलेज में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बार दोस्तों दोबारा देखें, 100 सीटों के बीएड कॉलेज में बीएड कॉलेज के पुस्तकालयों में, ये दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 3050 प्लस 200 पुस्तकें प्रतिवर्ष उसकी वृद्धि हो। ऑप्शन बी है कुल मिलाकर 3500 पुस्तकें हों। ऑप्शन सी है 4000 पुस्तकें और ऑप्शन डी है 3000 पुस्तकें हों और 250 पुस्तकों की प्रतिवर्ष उसमें बढ़ाई जाए या वृद्धि हो। दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो 100 सीटों पर जो हमारा कोई कॉलेज में अगर 100 सीटें बीएड की हैं तो वहाँ जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में जो पुस्तकों की संख्या होनी चाहिए वो 3050 जो पुस्तकें उसके पुस्तकालय में हों और 200 पुस्तकें जो है प्रति वर्ष वहाँ नई मंगाई जानी चाहिए, उसमें हर साल वृद्धि इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम शिक्षण छात्रों को अपने से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, यहाँ किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए रुचि का, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा का, ऑप्शन सी स्वाध्याय का और ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण का। तो दोस्तों उत्तम शिक्षण छात्रों को अपने से सीखने के लिए, ध्यान रखिएगा, छात्रों को अपने से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी स्वाध्याय प्रेरणा, जो शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करने की क्रिया में किस शिक्षण उपागम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आगमन विधि का, ऑप्शन बी निगमन विधि का, ऑप्शन सी आगमन निगमन विधि का और ऑप्शन डी है संश्लेषणात्मक विधि का। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह है आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद, ध्यान रखिएगा, पहले संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है?
पहले उदाहरण, संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत किया। मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय कौन से शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन डी है अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्तालाप विधि में किस माध्यम के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी तार्किक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वार्तालाप विधि है इसमें जो माध्यम का प्रयोग होता है या माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है या महत्व उसका होता है वह है शाब्दिक माध्यम का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। खेल विधि में डैश को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब किस चीज को अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए है रुचि और क्रिया को, ऑप्शन बी है हमारा खिलौनों को, ऑप्शन सी है स्वाध्याय को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खेल विधि है उसमें जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो रुचि और क्रिया को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विनेटका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न, ऑप्शन बी है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है फ्रोवेल। तो दोस्तों विनेटका जो प्रणाली है उसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न, इसके जो है प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिचर्चा व्यू रचना के लिए किस प्रकार के वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी एकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित और ऑप्शन डी नियंत्रित। तो दोस्तों जो परिचर्चा व्यू रचना है, जो ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार के वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक जो वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है, इसमें सभी को बोलने का समान अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संकल्पना संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान किस स्रोत समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए सूचना संसाधन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास या अंतःक्रिया। तो दोस्तों जो संकल्पना संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान है वो सूचना संसाधन स्रोत समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों देखते हैं, सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है हर्बर्ट थैलेन, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है जिल्डा टेवा और ऑप्शन डी है फ्लैंडर्स। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वो हर्बर्ट थैलेन जो है इसके प्रतिपादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन ए है विलियम ग्लेसर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन सी है हर्बर्ट थैलेन, ऑप्शन डी है हिल्डा टेवा। तो दोस्तों जो कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो विलियम ग्लेसर को जाता है। विलियम ग्लेसर ने कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया था। 31 क्वेश्चन को देखते हैं, पिट्सबर्ग अध्यापक शिक्षा प्रतिमान के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है साउथवर्थ, ऑप्शन बी है डिक्सन, ऑप्शन सी है जॉनसन, सोरेन एवं स्टॉफगर और ऑप्शन डी है सोवार्ड। दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वह है साउथवर्थ। जो पिट्सबर्ग अध्यापक शिक्षण प्रतिमान है उसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो साउथवर्थ का नाम जुड़ा हुआ है। सेमेस्टर अध्यापक शिक्षा प्रतिमान डैश अध्यापक शिक्षा प्रतिमान है, भारतीय शिक्षा प्रतिमान है, विदेशी है, द्विवर्षीय है या चतुर्वर्षीय समकालित है समाकालित। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है भारतीय। जो सेमेस्टर अध्यापक शिक्षा प्रतिमान है वो भारतीय अध्यापक शिक्षा प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए उनके प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी उनके शिष्य, ऑप्शन सी समाज के संभ्रांत लोग, और ऑप्शन डी है विशेषज्ञ। तो दोस्तों जो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन किया जाता है वो उनके शिष्यों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्य को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम निर्माण में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, शिक्षा आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति जो हो वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को ही केंद्र मानकर जो है शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। उत्तर दोस्तों इसके सामने लिखा है, समाज तथा छात्र के प्रति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, ऑप्शन बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, ऑप्शन सी उद्देश्यहीन शिक्षा, और ऑप्शन डी है घटिया स्तर की शिक्षा। देखिए दोस्तों आपके अनुसार इसमें आंसर जो भी हो, लेकिन जो सही उसका उत्तर है वह है ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा को जो है भारतीय शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्वेश्चन दोबारा देखें, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी विषय वस्तु का ज्ञान, ऑप्शन सी प्रभावी अभिव्यक्ति, और ऑप्शन डी है सद्हृदयता। दोस्तों देखिए एक बात ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम हम गुण की बात कर रहे हैं, तो प्रभावी अभिव्यक्ति उपरोक्त गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसको होना चाहिए। जितना अच्छी अभिव्यक्ति एक शिक्षक की होगी वो छात्रों को अपनी विषय वस्तु को उतनी आसानी से जो है सिखा सकता है। ये प्रथम गुण है एक शिक्षक के अंदर कि जितना वो प्रभावशाली अभिव्यक्ति उसकी रहेगी वो निश्चित तौर पर इतना अच्छा अध्यापक होगा और वह उतने अच्छे तरीके से विषय वस्तु को बालकों को बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऑप्शन सी शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। अगर विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में अगर है तो छात्रों के अंदर इससे क्या होगा, नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न थे, निश्चित तौर पर आपको पसंद आएंगे और कुछ प्रश्न इसमें से जो ऐसे होंगे जो शायद आपको नए लगें, जो आपने ना पढ़े हों, तो संभवतः वो मददगार आपकी तैयारी में होंगे। अगर किसी प्रश्न पर आपको कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। उसके सही अगर वो उत्तर उसका गलत है तो उसका समाधान किया जाएगा। संभवतः प्रयास यही किया गया है कि कोई भी या किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।